आज हम लोग पंत जी की कविता मोह के बारे में चर्चा करेंगे। पंत जी की यह कविता पंत जी की आरंभिक दौर की रचनाओं में से एक है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि पंत जी की काव्य भूमि मूलतः 3 भागों में विभक्त की जा सकती है, जिसमें प्रथम दौर की रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास इत्यादि कविताएं हैं। पंत जी की आरंभिक दौर की यह कविताएं पंत जी के प्रकृति प्रेम से अनुप्राणित हैं। पंत जी अपनी इन रचनाओं में प्रकृति के प्रति अत्यंत झुके नजर आते हैं। पंत जी की दूसरे दौर की रचनाओं में युगांत, युगवाणी, ग्राम्या इत्यादि हैं। युगांत के माध्यम से पंत जी एक युग का अंत होने का संदेश देते हुए नजर आते हैं। इस दौर की रचनाओं में पंत जी की कविताओं का केंद्रीय विषय मानव हो गया। हालांकि पंत जी की कविताओं से प्रकृति गई तो नहीं, लेकिन प्रकृति बहुत कुछ केंद्रीय भावभूमि में नहीं रही। पंत जी के तीसरे दौर की रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं, जिसमें चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन जैसी रचनाएं देखने को मिलती हैं। पंत जी की इस दौर की रचनाएं मानवतावादी भावभूमि से अनुप्राणित हैं। पंत जी अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम में रहते थे। जहाँ रहते थे पहाड़ों से घिरा हुआ घर था और पहाड़ों की आभा अलग ही होती है। वहाँ की वायु अत्यंत शुद्ध, मौसम अनवरत परिवर्तनशील, कभी धूप, कभी छाँव, कभी वर्षा, कलकल निनाद करती ध्वनियाँ, कलरव करते पंछी, विभिन्न तरह के खुले हुए फूल, हरे भरे पहाड़, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ, ठंडा पानी, शीतलता प्रदान करने वाली कई मनोरम जगहें, सुरम्य वातावरण, लुभावने दृश्य, एकांत, एकाकीपन इस स्वभाव में नहीं कि वो मनुष्य को बेचैन कर दे रहा है, बल्कि इस स्वभाव में, बल्कि इस रूप में कि वो मनुष्य को स्वर्ग जैसा आभास करा देता है। तो पंत जी कुछ ऐसे ही परिवेश में रहे बड़े। पंत जी की अगर आरंभिक कविता की बात करूं तो जिस घर में रहते थे तो पड़ोस में एक गिरजाघर था, वहाँ घंटा लगा हुआ था, और चूँकि पहाड़ों पर ध्वनि इको करती है ना, गूंजती है, तो कुछ कुछ वैसे ही पंत जी के साथ हुआ। 1916 में उनकी प्रथम कविता गिरजे का घंटा के नाम से आई, और 1916 से लेकर 1936 तक पंत जी प्रकृति के प्रति अत्यंत झुके हुए दिखाई देते हैं। मोह शीर्षक कविता 1918 में लिखी गई और यह कविता पल्लव में संग्रहित हुई। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। पंत जी ने अपने काव्य संग्रह वीणा को
बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास भी कहा है। छायावादी कवि आलोचक भी थे। आलोचक इसलिए भी थे क्योंकि छायावाद पर कई सारे आरोप लग रहे थे। उन आरोपों के निराकरण के लिए उनको आलोचक बनना पड़ा। मूलतः वे कवि ही थे। तो देखते हैं पंत जी की कविता मोह। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो द्रुम यानी कि वृक्ष, मृदु छाया यानी कि वृक्षों की शीतलता पर छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया यानी कि प्रकृति से रिश्ता तोड़कर, बाले उस किशोरी के लिए आया है, बालजाल यानी कि किशोरी के केश गुक्ष, बालों का गुच्छा, अलकें, लोचन यानी कि नेत्र, जग यानी कि संसार। पंत जी की इस कविता में द्वंद्व दिखाई पड़ता है। द्वंद्व किसके किसके मध्य है? द्वंद्व है प्रकृति और लीजिए उस एक किशोरी है, किशोरी कह लीजिए या मानव भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाले शब्द का प्रयोग पंत जी ने किया है, इसीलिए किशोरी का आभास ज़्यादा होता है। तो यह द्वंद्व पंत जी में है कि प्रकृति और किशोरी में से किसका चुनाव करें, क्योंकि प्रकृति उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद है कि उसके सामने वह किसी को देखना भी नहीं चाहते हैं। यही पूरे द्वंद्व से कविता का ताना बाना बुना गया है। पंत जी कहते हैं कि वृक्षों की शीतल छाया को छोड़कर, प्रकृति से भी रिश्ता तोड़कर, हे किशोरी, हे बालिका, तेरे केश गुच्छों में मैं कैसे अपने नेत्रों को उलझा दूं अभी से इस जग को भूलकर। अर्थात अगर मैंने इन नेत्रों को तेरे केश गुच्छों में उलझा दिया तो मैं कैसे इन प्रकृति के सुरम्य और मनमोहक दृश्यों को कैसे मैं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन तो तुम्हारे केश गुच्छों में ही उलझा रहेगा। तजकर तरल रंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रूभंगों से कैसे बिंधवा दूं निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को। तरल तरंगे गिर प्रांतर में, पहाड़ों पर वेगवान नदी जब प्रवाहित हो रही है तो कई सारी तरंगे, ये सारी लहरें तरंगों के रूप में उसमें उठ रही है। भ्रूभंग यानी कि भावों की भंगिमाएं, इशारे, बिंधवा दूं, बद्ध कर देना, मृगसा मन, हिरण जैसा चंचल मन। पंत जी आगे कह रहे हैं कि तरल तरंगों को तजकर यानी कि त्याग कर, वर्षा के बाद जब आसमान में इंद्रधनुष निकला हुआ है तो इंद्रधनुष के रंगों को छोड़कर मैं कैसे अपने हिरण जैसे चंचल मन को तेरी भावों की, तेरी भ्रू की भंगिमाओं में अभी से कैसे बद्ध कर दूं और इस जग को भूल जाऊं। पंत जी कह रहे हैं कि ये जो मेरा हिरण जैसा चौकड़ियाँ भरता हुआ, कुलाचे मारता हुआ मन है जो अत्यंत चंचल है, अभी से मैं कैसे तेरे इसे भवों के इशारे पर, भवों की भंगिमाओं पर विद्ध कर दूं और इस जग को भूल जाऊं, जबकि इतना सारा कुछ देखने के लिए पड़ा है, चाहे वो सरिता की ऊंची ऊंची उत्ताल तरंगे हों या वर्षा के बाद आसमान में निकले हुए इंद्रधनुष के रंग हों। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कहे तब तेरे ही प्रिय सुर से कैसे भर लूं सजन श्रवण, भूल अभी से इस जग को। तो कोयल की मीठी बोली
मधुकर अर्थात भंवरा, वीणा अनमोल अर्थात भंवरे जब पुष्पों के चारों ओर रसपान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तब रसपान करते समय वो जो गुंजार कर रहे हैं, तो उसकी तुलना वीणा से की गई है। और वह वीणा कैसी है? वह वीणा अनमोल है, यानी कि जिसका कोई मोल नहीं दिया जा सकता है। तब तेरे ही प्रिय स्वर, यानी कि प्रिय स्वर तेरी ही बोली, कैसे भर लूँ सजन श्रवण, भूल अभी से इस जग को। पंत जी कह रहे हैं कि कोयल की मीठी बोली को भूलकर, भंवरों की गुंजार को भूलकर, तेरे ही प्रिय स्वर से, यानी कि तेरी आवाज़ से मैं अपने कानों को हे सजनी कैसे भर लूँ अभी से इस जग को भूल कर। तब पंत जी कह रहे हैं कि अगर मैंने अभी से ही तेरे प्रिय स्वर को अपने इन कर्णपटों में बिठा लिया या कर्णपटों में रख लिया, तब इस संसार में अन्य जो प्राकृतिक ध्वनियाँ हैं, जो अत्यंत आकर्षणकारी हैं, उनके लिए मेरे कानों में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तो पंत जी कह रहे हैं कि एक तरफ कोयल की मीठी मीठी बोली है और भंवरा का गुंजार है, और दूसरी तरफ तुम्हारा प्रिय स्वर है। अगर इनमें से मुझे किसी एक को चुनना होगा तो मैं कोयल की मीठी बोली और भंवरों के गुंजार को चुनूंगा। उषा सस्मित किसले दल, सुधा रश्मि से उतरा जल, ना अधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन, भूल अभी से इस जग को। तो प्रातःकालीन दृश्य का चित्रण है। उषा सस्मित किसले दल, स्मित कहते हैं मुस्कान को, और सस्मित यानी कि मुस्कान के सहित। तो उषा सस्मित किसले दल, किसले दल से तात्पर्य है फूलों का समूह, कलियों का समूह। प्रातःकालीन बेला में सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं कलियों पर, तो कलियां खिल जाती हैं, और खिली हुई कलियां ऐसी हुई लगती हैं जैसे मानो वो मुस्कुरा रही हों। तो प्रातःकालीन बेला में जब सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य के उदय होने से फूल, खिले हुए फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे वे हल्की हल्की भीनी भीनी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे हों। सुधा रश्मि से उतरा जल, सुधा अमृत, रश्मि किरणें। सुधा रश्मि से उतरा जल से तात्पर्य यह है कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जो अमृत तुल्य हैं, उनसे जो पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदें हैं, वे ढुलक कर नीचे गिर गई हैं, और एक नए सवेरा, एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। ना अधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन। और हे किशोरी, हे बालिका, मुझे ये बताओ, तेरे अधरों के अमृत, अधर रूपी अमृत हैं। एक तरफ तेरे होठ रूपी अमृत हैं, और दूसरी तरफ जो खिले हुए फूल हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, वो भी मुझे अमृतत्व का आभास कराती हैं। तो हे बालिका, तू ही बताओ कि मैं अभी से इस जग को भूल कर तेरे होठों, ओष्ठों रूपी अमृत में पढ़कर मैं कैसे उस प्राची में सूर्य के उदय होने से खिले हुए फूल और एक नया सवेरा, एक नई ऊर्जा का जो संचार पूरे संसार में हो रहा है, उसको क्या कर दूं, विस्मृत कर दूं। हे किशोरी, हे बालिका, तू ही बता। तो प्रस्तुत कविता में प्रकृति और मनुष्य के प्रति, किशोरी के प्रति अंतर्द्वंद का चित्रण है। यह कविता पंत जी की आरंभिक दौर की रचनाओं में से एक है। जैसा मैंने बताया, यह कविता 1918 में लिखी गई। तो यह थी पंत जी की कविता मोह, जिसकी आज हमने व्याख्या की।